बुलंदशहर की तस्वीरें, जहां ऑपरेशन लंगड़ा का असर देखने को मिला, जहां 20,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ाते हुए इस बदमाश को देखिए। यूपी में कानून को अपने हाथ में लेने का क्या अंजाम होता है, ये तस्वीर इसकी बानगी है। बुलंदशहर में 20,000 के इनामी बदमाश अफरोज का हाफ एनकाउंटर किया गया। बता दें कि गाजियाबाद का रहने वाला बदमाश अफरोज बुलंदशहर में एटीएम कक्षों में लोगों की मदद करने के नाम पर उनके एटीएम कार्ड बदल देता था और उनके खाते से रकम उड़ा लेता था। वहीं घायल बदमाश के कब्जे से पुलिस ने स्कूटी, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। इधर मेरठ में शातिर लुटेरे और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस बदमाश पर हत्या से लेकर रंगदारी जैसे 16 गंभीर मामले दर्ज थे। मेरठ में चेकिंग के दौरान शातिर लुटेरे के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। वहीं बदमाश ने पुलिस पर भी फायरिंग की, जिसमें चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार बाल बच गए। बता दें कि घायल बदमाश फखरुद्दीन पर 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें लूट, हत्या और रंगदारी के गंभीर मामले शामिल हैं। पुलिस ने घायल बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, मोटरसाइकिल और कारतूस बरामद किया है। और कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र में दबंगों की दबंगई की तस्वीरों ने जिले की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। कानपुर में दबंगों की गुंडागर्दी का मामला कोई नया नहीं है। वीडियो में दिख रहे कुछ दबंग घर में घुसकर एक युवक को पहले बाहर ले जाते हैं और फिर उस पर खूब लाठियां बरसाते हैं। आपको बता दें कि दबंगों की इस खुलेआम गुंडागर्दी को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों में पुलिस का खौफ एकदम खत्म हो चुका है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में केस दर्ज है और आगे कार्रवाई की जा रही है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पहले युवक को घसीटकर घर से बाहर निकालते हैं, उसके बाद उसके हाथ बेरहमी से बांधते हैं और उस पर खूब लाठियां बरसाई जाती हैं। आपको बता दें, ये मामला कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र का है। तो वहीं खबर ये है कि दिन दहाड़े दबंगों ने क्षेत्र में फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। इस दौरान दबंगों द्वारा असलहों का प्रदर्शन भी किया गया। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में गंभीरता से आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। और छतरपुर के ग्राम पंचायत में रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है, जिसके चलते बच्चे जान हथेली पर लेकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। कीचड़ से भरे इस रास्ते को देखिए। छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत मुढ़हरा में स्कूल जाने वाला रास्ता इन दिनों बच्चों के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। सड़क पर कई महीनों से जमे कीचड़ से गुजरना छात्रों के लिए मुश्किल भरा हो गया है। रोजाना बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं और कपड़े और किताबें खराब हो जाती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी रास्ते की मरम्मत नहीं की गई है। अभिभावक नाराज हैं कि बच्चों को अब भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इधर मध्य प्रदेश में 10 इनामी नक्सलियों ने सीएम मोहन यादव के सामने सरेंडर कर दिया, जिसमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। देश में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कई बड़े और इनामी नक्सली मारे जा चुके हैं और कई ने सरेंडर किया है। ताजा मामला बालाघाट का है, जहां 10 इनामी नक्सलियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने सरेंडर किया है, जिसमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। नक्सलियों ने सीएम के सामने अपने हथियार भी सरेंडर किए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों और जवानों की तारीफ की और कहा कि एंटी नक्सल अभियान को लगातार सशक्त और सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश में 15 नवीन अस्थायी कैंप और विशेष सहयोगी दस्ता के 882 पद स्वीकृत किए गए हैं। सतत निगरानी, सघन जांच और कार्रवाइयों से प्रदेश में नक्सली दायरा तेजी से घटा है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले साल 46 एकल सुविधा केंद्र खोले गए। इन केंद्रों के माध्यम से रोजगार, वन अधिकार पत्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
और बात अब महाराष्ट्र की राजनीति की। एक बड़ा भूचाल आ गया है। पुणे के लैंड स्कैम में डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और अब मामले में एक नया मोड़ आ गया, जहां राजस्व विभाग के उप निबंधक रविंद्र तारू की 2 महीने बाद गिरफ्तारी हो गई। महाराष्ट्र में 1800 करोड़ रुपए का घोटाला, जमीन का टुकड़ा बना सियासत का केंद्र। पुणे के मुदवा बोपोडी इलाके में 40 एकड़ विवादित सरकारी जमीन का सौदा सियासत का केंद्र बन गया है। बाजार में इस जमीन का मूल्य 1800 करोड़ रुपए था, लेकिन 20 मई 2025 को यह जमीन महज 267 करोड़ रुपए में रजिस्टर्ड की गई, जिसके खरीदार थे पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया इंटरप्राइजेज LLP, जहां पार्थ बहुसंख्यक पार्टनर है। वहीं सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू ने भी जमीन की रजिस्ट्री की और नियमों का उल्लंघन कर स्टाम्प ड्यूटी भी माफ कर दी। 6 सितंबर को पुणे पुलिस ने बावधन थाने में स्टाम्प शुल्क चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया था। इस मामले में जमीन बेचने वाले शीतल तेजवानी, अमेडिया कंपनी के पार्थ पवार के पार्टनर और चाचा दिग्विजय पाटिल और सह सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शीतल तेजवानी की गिरफ्तारी के बाद अब सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष ने अजीत पवार पर सत्ता दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जबकि एनसीपी ने सौदा रद्द होने का दावा किया है। वहीं सीएम फडणवीस ने EOW जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पार्थ पवार निर्दोष हैं या फिर जमीन के खेल का मास्टरमाइंड वही है। इस राज का पर्दा जांच के बाद ही खुल पाएगा। चिनाब नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से अखनूर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बगलिहार बांध के सभी गेट खुलने और रियासी के सलाल बांध से गाद निकासी के लिए गेट खोलने से नदी का जलस्तर 27 फीट के ऊपर तक पहुंच गया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के चंद्रकोट के बगलिहार जल विद्युत परियोजना में रविवार को बड़े स्तर पर डीसिल्डिंग ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके तहत बांध के सभी गेट खोल दिए गए। गेट खुलते ही चिनाब नदी का बहाव अचानक तेज हो गया और नदी का पानी गहरा मटमैला दिखाई देने लगा। भारी मात्रा में गाद, मिट्टी और लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े चिनाब में बहते हुए नजर आए। छोड़े गए पानी से अखनूर में चिनाब का जलस्तर खतरे के निशान को पार करता हुआ 27 फीट के पार पहुंच गया। बहती हुई धाराओं और पानी के प्रकोप को देखते हुए पुलिस ने नदी के किनारे वाले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। रियासी और जम्मू डिवीजन में बाढ़ की आशंका है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से ही इस बांध का अपना स्ट्रेटेजिक महत्व है, जिसकी वजह से ही प्रशासन भी इस बांध को लेकर अलर्ट है। थाईलैंड और कंबोडिया की सेना सीमा पर एक दूसरे के आमने सामने है। दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर हथियार तान दिए गए हैं, जिससे हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और ऐसे में आगे कुछ भी हो सकता है। सीमा पर दोनों देशों ने टैंक, आर्टिलरी और मल्टीपल रॉकेट सिस्टम तेजी से तैनात करने शुरू कर दिए हैं, जिससे माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। कंथारलक जिले में बीती रात कंबोडिया की ओर से हुई फायरिंग में 2 थाई सैनिक घायल हुए। वहीं कुछ ही देर बाद करीब 100 किलोमीटर उत्तर में प्रिय विहीर मंदिर के पास दूसरा हमला हुआ। थाईलैंड ने सीमा से लगे इलाकों के निवासियों को तुरंत शेल्टरों में जाने का आदेश दिया है, तो उधर कंबोडिया भी अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेज रहा है। दोनों तरफ लोगों में डर और अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। शिकागो में बीती रात घरेलू झगड़े में एक पुलिस अधिकारी और 2 लोगों को गोली लग गई, लेकिन गनीमत रही कि तीनों की जान बचाई जा सकी। बहरहाल हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी भी पूछताछ जारी है। शिकागो में रविवार देर रात साउथ साइड में पुलिस को एक घर से झगड़े की खबर मिली, जिसके बाद तुरंत वो मौके पर पहुंची। घर में देखा तो 2 लोगों के बीच मारपीट हो रही थी कि तभी एक ने अचानक बंदूक निकाल ली और फायरिंग कर दी। गोली सीधे पुलिस अधिकारी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर आकर लगी। इसके अलावा साथ खड़े एक नागरिक को भी चोट आई। हालात कुछ सेकंड में बिगड़ गए। दूसरे पुलिस अधिकारी ने जवाबी फायर किया, जिसमें हमलावर को गोली लगी। तीनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अधिकारी को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि बाकी दोनों की हालत पर नजर रखी जा रही है। इस घटना की जांच पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव रिस्पांस टीम और सिविलियन ऑफिस ऑफ पुलिस अकाउंटेबिलिटी कर रही है।
और चीन के एक सफारी पार्क में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर मंच से उतरते ही एक ब्लैक बियर ने अचानक कीपर पर हमला कर दिया। फिर क्या था, 30 सेकंड में जानिए इस रिपोर्ट में। चीन के झेजियांग प्रांत के हैंगजो सफारी पार्क में एक खतरनाक हादसा हुआ। यहां एक ब्लैक बियर ने परफॉर्मेंस खत्म होते ही अचानक अपने ही कीपर पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि कीपर भालू को वापस एनक्लोजर में ले जा रहा था कि तभी भालू ने उस पर झपट्टा मारा। आसपास मौजूद स्टाफ ने तुरंत मौके पर पहुंचकर किसी तरह कीपर को छुड़ाया। कीपर को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद पार्क प्रशासन ने शो को अस्थायी तौर पर रोक दिया है और मामले की जांच जारी है। और बात पश्चिम अफ्रीका की, जहां लगातार हो रहे सैन्य तख्तापलट के बीच अब बेनिन में भी सुर्खियों में है। और रविवार को सैनिकों के एक समूह ने अचानक राज्य टीवी चैनल पर आकर सरकार को तुरंत भंग करने की घोषणा कर दी। और यह समूह खुद को मिलिट्री कमेटी फॉर रिफाउंडेशन बता रहा था। हालांकि बाद में सरकार ने इससे साफ साफ इनकार कर दिया। पश्चिमी अफ्रीकी देश बेनिन में रविवार को बांग्लादेश की तरह तख्तापलट होने वाला था, जिसे नाकाम कर दिया गया। सेना के गुट ने नेशनल टेलीविजन पर आकर सत्ता पर कब्जे का दावा किया, लेकिन सरकार ने तुरंत पलटवार करते हुए इसे नाकाम बता दिया। बेनिन के मिनिस्टर ने साफ किया कि आर्म फोर्सेस ने इस बगावत को कुचल दिया है। आपको बता दें कि सैनिकों का एक ग्रुप नेशनल टीवी पर लाइव सामने आया। इसमें कम से कम 8 सैनिक शामिल थे। इनमें से कई ने हेलमेट पहन रखा था। उन्होंने ऐलान किया कि कर्नल टिग्री पास्कल की अगुवाई में एक मिलिट्री कमेटी ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। इन सैनिकों ने देश के सभी इंस्टीट्यूशंस को भंग करने की बात कही, साथ ही संविधान को खत्म करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि देश के हवाई, जमीनी और समुद्री बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। एक सैनिक ने बयान पढ़ते हुए कहा कि सेना बेनिन के लोगों को एक नए युग की उम्मीद देना चाहती है, जहां भाईचारा, न्याय और काम को प्राथमिकता मिलेगी। हालांकि समय रहते सरकार ने मामला कंट्रोल किया, लेकिन यह घटना पश्चिमी अफ्रीका में लोकतंत्र के लिए एक और बड़ा खतरा मानी जा रही है। यह घटना ऐसे समय में हुई जब पिछले 2 महीनों में मेडागास्कर और गिनी बिसाऊ में तख्तापलट हुआ। बेनिन के उत्तर में नाइजर और बुर्किना फासो है, जहां पहले ही सैन्य शासन चल रहा है। और इजरायली सुरक्षा एजेंसी आईडीएफ और आईएसए ने दावा किया है कि आतंकी संगठन हमास को ईरान आर्थिक मदद कर रहा है और इसका केंद्र तुर्की में है। इजराइल और गाजा के बीच भले ही सीज फायर जारी है, लेकिन हमास की आतंकी साजिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और अब इजराइल ने हमास के पीछे ईरान और तुर्की का हाथ होने के सबूत देकर सबको चौंका दिया। इजराइल की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान के समर्थन से हमास इजराइल के खिलाफ आतंकी साजिशों को आगे बढ़ा रहा है और गाजा पट्टी के बाहर भी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आईडीएफ और आईएसए ने तुर्की में स्थित एक ईरानी निर्देशित हमास नेटवर्क का खुलासा किया, जो आतंकी समूह के नेताओं और आतंकवादी गुर्गों को करोड़ों डॉलर ट्रांसफर करने के लिए काम कर रहा है। आईडीएफ ने आतंकवादी समूह से संबंधित दस्तावेज साझा किए, जिनसे पता चला कि यह समूह तुर्की में रहने वाले गाजावासियों से बना एक मनी चेंजर नेटवर्क चलाता था, ताकि आतंकी गतिविधियों के लिए तुर्की के आर्थिक ढांचे का फायदा उठाया जा सके। इजराइल के खुलासे से साफ है कि हमास को हथियारों के साथ साथ आर्थिक मदद भी ईरान और तुर्की पहुंचा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप की अगुवाई में गाजा शांति के प्रयास जारी हैं, तो दूसरी तरफ हमास इजराइल को खत्म करने की साजिश में जुटा है। जाहिर है, इस खुलासे के बाद अब इजराइल और अमेरिका की टेढ़ी नजर ईरान और तुर्की पर पड़ना तय है। और पूर्वी चीन सागर में चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ गया है। एक चीनी J-15 लड़ाकू विमान ने एक जापानी जेट को लॉक कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और भी बिगड़ गए हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
जापान और चीन के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। जापान ने रविवार को आरोप लगाया कि चीनी लड़ाकू विमानों ने ओकिनावा द्वीपों के पास उनके सैन्य विमानों पर फायर कंट्रोल रडार लॉक किया। जापान ने इसे बेहद खतरनाक और गैर जरूरी कार्रवाई बताते हुए कहा कि चीन के व्यवहार के खिलाफ आधिकारिक विरोध दर्ज कराया गया है। हालांकि चीन ने जापान के आरोपों से इनकार किया है। चीनी सेना ने इस घटना के लिए जापान को जिम्मेदार ठहराया है। पीएलए ने कहा कि जापानी विमानों ने चीनी ट्रेनिंग एरिया में बार-बार घुसपैठ की, इससे अभ्यास बाधित हुआ और उड़ान सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। घटना के वक्त चीनी कैरियर और 3 मिसाइल डिस्ट्रॉयर अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान जापान ने संभावित हवाई सीमा उल्लंघन को रोकने के लिए F-15 विमानों को तैनात किया था। जवाब में चीनी J-15 फाइटर जेट्स ने लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरते हुए ASDF के F-15 विमानों को रडार से निशाना बनाया। हालांकि जापान के किसी भी विमान को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ गया है। तो एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इसे रोकने की कोशिशें हो रही हैं, दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच आर पार की लड़ाई चल रही है। खासकर दोनों देशों की सेना ड्रोन हथियारों का इस्तेमाल कर एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचा रही है, वो भी तब जब एक बार फिर से अमेरिकी पहल पर शांति की राह तलाशी जा रही है। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर बड़ा हमला किया है। रूसी सेना ने शक्तिशाली मिसाइलों और विस्फोटकों से लदे ड्रोन से यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला किया है। रूस के ऐसे बड़े ऑपरेशन से यूक्रेन में भारी तबाही मची है। इससे यूक्रेन के कई शहर दहल उठे हैं। रूस के हावित्जर दल ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि इस हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं रूस के हमले का यूक्रेन भी जोरदार पलटवार कर रहा है। यूक्रेन की 14वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के पायलटों ने नया फुटेज जारी किया है, जिसमें रूसी सेना मोटरसाइकिलों, वाहनों और ड्रोनों पर हमले करते दिखाए गए हैं। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को रोकने की कोशिशें तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में आज लंदन में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मुलाकात होनी है। यूक्रेन रूस के साथ जंग खत्म करने की कोशिश में जुटा है और इसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार पश्चिमी देशों से मदद मांग रहे हैं। इसी कड़ी में आज लंदन में अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य यूक्रेन के हालात, अमेरिका की मध्यस्थता में जारी बातचीत और सुरक्षा गारंटी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है। यही नहीं, रूस के हाल ही में यूक्रेन की ऊर्जा और रेल संरचना पर किए गए हमलों की मैक्रो ने कठोर शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि रूस तनाव बढ़ाने की राह पर है और शांति की कोशिश नहीं कर रहा, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए रखना आवश्यक है। हालांकि इस बैठक के बाद रूस पश्चिमी देशों के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। तो पूरी दुनिया कोशिश में लगी है कि किसी भी तरह इस युद्ध को खत्म किया जाए और ऐसे में कोशिश भारत की तरफ से भी है और भारत की कोशिश है शांति, और शांति की पहल के लिए भारत कृत संकल्प है।